नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद कामरान खान है और आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन का महत्व इसलिए है कि हम ये समझ पाएँ कि भारतीय संविधान में जो उद्घोषित मूल्य हैं उनकी बारे में सहमति भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही बनी और फिर एक संविधान को बनाकर, एक लोकतांत्रिक संविधान को बनाकर उन मूल्यों को हमने अपने राजनीतिक समाज के एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। तो कहने का मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों और मूल्यों का वर्णन है वे उन उद्देश्यों और मूल्यों के बारे में हमने हमारी जो सहमति थी, हमारे राजनीतिक वर्ग की जो सहमति बनी वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक लंबी संघर्ष के दौरान ही बन चुकी थी। तो ये बात महत्वपूर्ण है कि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मूल चरित्र समझने की कोशिश करें, तभी जाकर हम उन संवैधानिक मूल्यों को समझ पाएंगे जो हमारे संविधान में वर्णित की गई हैं और एक राजनीतिक समाज के रूप में हमारा घोषित लक्ष्य है। तो सबसे पहले इस बात को समझना का पिछले व्याख्यान में हम चर्चा कर चुके थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व भी कई संगठन काम कर रहे थे जिनका उद्देश्य मूल रूप से भारतीयों में राजनीतिक शिक्षा का प्रसार करना था, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन या बम्बई एसोसिएशन या इंडियन लीग जैसी कई संस्थाएं कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व काम कर रही थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में जब से स्थापित हुई, यद्यपि उसके उद्भव के बारे में और उसके उत्पत्ति के बारे में इतिहासकार एकमत नहीं है और कई विरोधाभास की वक्तव्य हम देखने को मिलते हैं, लेकिन एक बात प्रमुख है, कांग्रेस जिस भी उद्देश्य हेतु स्थापित की गई हो, परंतु शीघ्र ही वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख मंच बन गई और इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को का नेतृत्व करके भारत को आज़ादी दिलाई। यद्यपि इसके समानांतर कई उग्रवादी विचारधाराएं भी काम कर रही थी जो भारत की स्वतंत्रता के लिए उतनी ही प्रतिबद्ध थी, परंतु मुख्य रूप से हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में ही लड़ा गया और कांग्रेस में भी महात्मा गांधी उसके प्रमुख नेतृत्व करता थे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अगर हम व्यापक रूप में, सामान्य रूप में अगर हम उसका काल विभाजन करें, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और 1905 तक का जो काल, 20 वर्ष का काल है, हम उदारवादियों के काल के नाम से जानते हैं। उदारवादियों के काल से कहने का तात्पर्य ये है, इस शुरुआत में कांग्रेस से जो वर्ग भारत में जुड़ रहा था वह विशिष्ट वर्ग था, एलिट क्लास के लोग थे और सामान्यतः वकील और बड़े व्यवसायी थे। और शुरुआत में कांग्रेस का उद्देश्य भारत की आज़ादी नहीं था, वो बहुत देर बाद बना। शुरुआत में कांग्रेस का जो उद्देश्य था वे कर्मिक सुधारों या संवैधानिक सुधारों तक ही सीमित था। कांग्रेस ने अपना प्रमुख जो मांग पत्र इस दौरान प्रस्तुत किया, उसका उद्देश्य शासन में सुधार लाने का ही था। 1905 में दृष्टिकोण बदला और एक नई क्रांति, एक कांग्रेस में ही एक वर्ग जिसे उग्रवादियों के नाम से जानते हैं वे विकसित हुआ और उन्होंने भारतीय स्वशासन की मांग को ज़्यादा जोर शोर से उठाया। और ये काल 1905 से लेकर 1919 तक का जो काल है वो हम भारतीय संविधान में सामान्य थे, संवैधानिक इतिहास के वर्णन में हम उसे उग्रवादियों के काल के नाम से जानते हैं। 1920 में एक परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन कांग्रेस के इतिहास या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण है। 1920 में महात्मा गांधी, हम अध्ययन कर ही चुके थे कि महात्मा गांधी ने अपना शुरुआती जो उपनिवेशवाद के खिलाफ और रंगभेद के खिलाफ जो लड़ाई है वे दक्षिण अफ्रीका में शुरू कर दी थी, लेकिन भारत में आकर उन्होंने कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस में पहला जो व्यापक जन आंदोलन शुरुआत किया महात्मा गांधी द्वारा और वे
असहयोग आंदोलन के रूप में सामने आया, फिर दूसरा आंदोलन सविनय अवज्ञा के रूप में सामने आया, और तीसरा जो जन सामान्य जन आंदोलन था वो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में अस्तित्व में आया। तो 3 बड़े आंदोलन जन सामान्य से जुड़े हुए, तीनों आंदोलन का मुख्य नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। और इस काल को 1920 से लेकर 1947 के काल को हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन में इसे गांधी युग के नाम से जानते हैं, कि उस वक्त मूल कांग्रेस का हमारा संवैधानिक आंदोलन, संवैधानिक संघर्ष की जो लड़ाई है वो मुख्य रूप से कांग्रेस के अधीन लड़ी जा रही थी, और कांग्रेस में भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। उस समय में 1920 से लेकर 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शीर्ष जो राजनीतिक नेतृत्व है वो महात्मा गांधी का ही है, और उनका प्रभाव, उनकी नीतियों पर आधार मान के ही कांग्रेस अपना उपनिवेशवादी संघर्ष को प्रमुख भूमिका, उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभा रही है। तो इस तरह उदारवादी युग, फिर आता है उग्रवादी युग, और 1920 के बाद हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य मैंने प्रस्तुत किया। अब हम वापस इस चीज़ को अध्ययन करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जैसे मैं आपको बता ही चुका था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक ICS ऑफिसर थे और उन्होंने की, और मूलतः एक उदारवादी अंग्रेज थे, और उनका ये मानना था कि भारतीयों में राजनीतिक शिक्षा और शासक और शासितों के मध्य, यानी ब्रिटिश शासन और शासित यानी भारतीय जनता के मध्य एक संवाद कायम होना चाहिए। कांग्रेस की स्थापना ऐसे ही राजनीतिक मंच के रूप में की गई थी। यद्यपि ये बात अलग है कि कांग्रेस अपनी स्थापना के मूल उद्देश्यों के विरुद्ध जाकर भारतीय अंग्रेजों की उपनिवेशवादी या उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में एक प्रमुख भूमिका निभाने लगी, और शीघ्र ही ये भारत की स्वाधीनता का प्रमुख अस्त्र बन गया। और 1929 में तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को ही स्वीकार कर लिया, जबकि शुरुआत में कांग्रेस ने अपनी स्थापना कर्मिक सुधारों की मांग की थी। तो इस रूप में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो उदारवादी अंग्रेज IACS ऑफिसर माने गए, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। वे महासचिव बने कांग्रेस के, और कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ 1885 में बम्बई में हुआ, और इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। और जो कांग्रेस के मोटे मोटे उद्देश्य थे, भारत में एक लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना, आंदोलन के लिए एक मुख्यालय स्थापित करना, विभिन्न राजनीतिक नेताओं, देश के विभिन्न राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के मध्य आपसी मैत्रीपूर्ण संबंध और समन्वय बनाना, और धर्म, वर्ग, जाति और धर्म की प्रांतीयता की भावना से उठकर एक राष्ट्रव्यापी विचार का प्रसार करना कांग्रेस का उद्देश्य था। तो इस रूप में कांग्रेस जो शुरुआती काम कर रही थी 1985 से लेकर 1905 तक का, वह कर्मिक सुधारों के लक्ष्य था। और कांग्रेस की स्थापना में शुरुआत में आज़ादी से लड़ने का लक्ष्य नहीं था। इससे जो समाज का जो वर्ग जुड़ा था वो भारतीय विशिष्ट वर्ग, जिसे हम एलिट क्लास कहते हैं, जिसमें सर फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, दीन शाह बाचा जैसे लोग शामिल थे। और सामान्य थे ये लोग भारत के इंग्लैंड के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के पक्षधर थे। ये संवैधानिक सुधारों में विश्वास करते थे और भारत के लिए एक संवैधानिक सुधारों का बड़ा ढांचा इन्होंने प्रस्तुत किया और शांतिपूर्ण उपायों से संवैधानिक सुधारों में विश्वास करने, इसलिए हम इन्हें उदारवादी कहते हैं कि ये अपनी जो भी मांग है भारतीयों के संदर्भ में, उस मांग को उदारवादी ढंग से और एक लिबरल फ्रेमवर्क में या उदारवादी दृष्टिकोण में ही सामने रख के उसकी मांग करते थे।